जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम स्टैटिक में पढ़ने वाले हैं विविध, अनुच्छेद और इसमें ही स्टैटिक में ही आपको देखने को मिलेगी करंट अफेयर। तो देख लो, तीनों चीज़ों को हम एक साथ कवर करा देंगे आपको। बस आपका काम है पढ़ना, ठीक है। अब आपका सिलेक्शन दूर नहीं होना चाहिए। बस आपको सोचना है कि मुझे पढ़ना है, जो मुझे पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ना है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए जो आपके लिए कंटेंट लाया जा रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। हम भी रात में आपके लिए कंटेंट बनाते हैं, तब जाके दिन में एक वीडियो आ पाती है। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल टेंशन ना लेना कि ये पेपर में आएंगे कि नहीं आएंगे। जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि हाँ, कितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये कितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराए गए हैं हमको, ठीक है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आपकी स्टैटिक की क्लास 11 होने वाली है। सबसे पहला पोर्शन है करंट अफेयर प्लस विविध। तो देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका उमाकांत और रमाकांत। उमाकांत और रमाकांत ये दो भाई हैं, इनका संबंध किससे है? उमाकांत और रमाकांत गुंदेजा बंधु, बंधु का मतलब है भाई। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है ध्रुपद गायन से। उमाकांत और रमाकांत गुंदेजा का जो संबंध है वो ध्रुपद गायन से है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सुमेलित कीजिए कि किनकी पुस्तक क्या है। तो आप कर दोगे सुमेलित, जिनको नहीं आता उनको मैं बताऊंगी। देख लो, महात्मा गांधी की पुस्तक कौन सी है? 4 ऑप्शनों में देखिए तो मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी की जो पुस्तक है वो है हिंद स्वराज। कौन सी है? हिंद स्वराज। राम मनोहर लोहिया की जो पुस्तक है वो है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। यहाँ पे लिख लेना बुक्स पुस्तक, यहाँ लिख लेना लेखक, राइटर। ये मत कहना कि दीदी आपने इंग्लिश हिंदी पता नहीं क्या कर दिया, ठीक है। यहाँ राइटर लिख लेना और यहाँ किताबें लिख लेना। अब आपको देखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक है वो क्या है? इंडिया डिवाइडेड। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है इंडिया विंग्स फ्रीडम, ठीक है, समझ गए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जननी सुरक्षा योजना का संबंध। ये आपका स्टैटिक का क्वेश्चन है। इसका संबंध किससे है? संस्थागत, जैसे कोई संस्था होती है वहाँ पर प्रसव को प्रोत्साहित करना ही इसका संबंध में आ जाता है। तो आप कैसे लिखोगे? संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करना किस योजना में आ जाता है? जननी सुरक्षा योजना में आता है। अगला क्वेश्चन है गांधी फिल्म का जो निर्माण किया है वो किसने किया है? गांधी फिल्म के डायरेक्टर कौन है? तो आप बता दोगे रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म के डायरेक्टर हैं। साथियों, क्वेश्चन 5 आप देख पा रहे हैं, G77 का मुख्यालय बताइए। मैंने आपको G77 नहीं पढ़ाया ना? नहीं पढ़ाया तो कोई बात नहीं, जो चीज़ें रही हैं उसको स्टैटिक में कंप्लीट कराया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। और ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओपेक, यूनेस्को, ब्रिक्स, सार्क, EU, बिम्स्टेक, WTO, IMF, विश्व बैंक, नाटो, UNO, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अब आपको करना क्या है बताऊंगी। इनकी फुल फॉर्म लिखनी है। कल की क्लास 22 में बोर्ड पे आपके नाम लिख दूंगी, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा मैंने आपको डाटा दे दिया है। आज सुन लो, फुल फॉर्म लिखनी है, प्लस फुल फॉर्म लिखने के साथ साथ आपको स्थापना लिखनी है, स्थापना के साथ साथ मुख्यालय लिखने हैं। ये तीनों चीज पेपर के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म, स्थापना, मुख्यालय,
ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए हर हालत में। कल की क्लास में, कल की जो स्टैटिक की क्लास 22 होने वाली है उसमें आपके नाम लिखे जाएंगे। एक शर्त है, क्या शर्त है उसे सुन लीजिए। आज शाम 6 बजे तक आपको कमेंट करना है, क्योंकि 6 बजे के बाद आपकी स्टैटिक की वीडियो बन जाएगी। फिर ये मत कहना कि दीदी हमने भी कमेंट किया था लेकिन आपने हमारा नाम बोर्ड पे नहीं लिखा। शर्त बता दी है, शर्त के अनुसार चलना है, ठीक है। इनके मुख्यालय, फुल फॉर्म और स्थापना आप कमेंट सेशन में लिख देना। अब देख लीजिए G77 का मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है और इसकी स्थापना हुई थी सन 1964 ईस्वी में। इसकी स्थापना, G77 की स्थापना, इसकी स्थापना मत समझ लेना। G77 की स्थापना हुई थी 1964 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है। ताइवान किस देश का उपग्रह लॉन्च सेंटर है? तो ये चीन का है। ताइवान से पता लग गया ना, चीन। अगला देखो, धान और गेहूं, धान और गेहूं आपको यूपी जीके में शायद मैंने ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से कराया है। धान और गेहूं किस जलवायु की फसलें हैं? तो ये हैं उष्ण कटिबंधीय, आर्द्र जलवायु की फसलें हैं। शायद नहीं, ये क्वेश्चन मैंने कराया है। धान और गेहूं किस जलवायु की फसलें हैं? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश ने विदेशी फिल्मों की श्रेणी में आज तक अधिकतम ऑस्कर पुरस्कार जीते हैं? अब बात हो गई यहाँ पर देश की, राज्यों की बात नहीं हो रही, बात देश की हो रही है। तो कौन सा देश है? इटली देश है। कितनी फिल्मों के लिए ऑस्कर जीते इसने? 94 फिल्मों के लिए ऑस्कर जीते। और सबसे ज़्यादा ऑस्कर जीतने वाला देश कौन सा है आपका? इटली। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान की हकीकत, देख रहे हो ना, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक लिख दी गई है इस पे। पाकिस्तान की हकीकत के ऊपर पुस्तक लिखी है। ये किसने लिखी है? ये लिखी है सतीश वर्मा ने ये पुस्तक लिखी है। और ये पुस्तक किसके ऊपर लिखी गई है? पीओके। पीओके के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक में बताया गया है। ये पुस्तक सतीश वर्मा ने लिखी है और इस पुस्तक में पीओके के बारे में बताया गया है। लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर, देख लो, मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? तो आप बता दोगे ये बंदर पाए जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में। बंदर तो हमारे यहाँ भी बहुत पाए जाते हैं, आगरा में। सच में मैं बता नहीं सकती। थोड़ा सा जैसे घर वर खुला वुला रह जाए ना, चप्पल ले जाएंगे और कपड़े ले जाएंगे, और जब तक उनको कुछ डालो नहीं तब तक वो ना तो कपड़ा छोड़ेंगे और ना ही चप्पलों को छोड़ते हैं। देख लो एक बार, क्वेश्चन सुन लो। लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर कहाँ पाए जाते हैं? साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, लज्जा पुस्तक के लेखक बताइए। लज्जा पुस्तक इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। इसके लेखक हैं तस्लीमा नसरीन। लज्जा पुस्तक के लेखक तस्लीमा नसरीन, ठीक है। एडमिरल गोरशाकोव क्या है? एडमिरल गोरशाकोव क्या है? स्टैटिक के साथ साथ आप देख पा रहे हैं ना, करंट अफेयर की क्वेश्चन भी है। अस्त्र मिसाइल वाला भी जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये भी आपका करंट अफेयर का है। ये है आपका एडमिरल गोरशाकोव, नौसैनिक विमान वाहक जहाज है।
एडमिरल गोर्साकोव क्या है? नौसैनिक विमान वाहक जहाज है। अस्त्र मिसाइल सिस्टम है, ये क्या है? ये हवा से हवा तक प्रक्षेपास्त्र करने वाला आपका मिसाइल है, ठीक है। ये हवा से हवा तक है। अगला क्वेश्चन देखो, शिव शंकर प्रसाद चौरसिया का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है गोल्फ खेल से। अगला क्वेश्चन, गरीबों की कथकली किसको कहा गया है? तो आप बता दोगे ओट्टन तुल्य को बोला गया है गरीबों की कथकली। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? किस राज्य में पुरुषों की संख्या पूछी गई है, घनत्व वगैरह नहीं पूछा गया, ठीक है। तो आप बता दोगे जहाँ पुरुष हैं 1000, ये मेल लिख दिया मैंने, पुरुष हैं 1000 तो फीमेल कितनी है? 1084। समझ गए? कहाँ पर? केरल राज्य में। केरल राज्य में पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। क्वेश्चन 17 कह रहा है आपका, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? ये क्वेश्चन करा दिया है मैंने, ठीक है। कर्नाटक राज्य सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वर्षा, चावल की खेती के लिए कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, उसने ये पूछा है। देखो, चावल की खेती कम पानी लेगी, ज़्यादा पानी लेगी? ज़्यादा पानी लेगी ना, तो वर्षा भी ज़्यादा ही होगी, तब जाके चावल की खेती अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो कितने सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है चावल की खेती के लिए? 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, लिख लेना। क्वेश्चन 19 देखो, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? अब आप मुझे ये बताओ कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, गेहूं खेत में हो गए हैं या आलू हो गए हैं, इतनी बारिश हो रही है, इतने ओले हो रहे हैं और सीजन है उन्हें काटने का, तो फसल तो नष्ट हो जाएगी। तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे? उसने इसके बारे में बोला है, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कहलाता है वृष्टि। क्या कहलाता है? वृष्टि। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेन, ठीक है। ज़्यादा वर्षा, ऐसी वर्षा जो तहस नहस कर दे, सर्वनाश कर दे। समझ गए? क्वेश्चन 20 देखो, भारत में सबसे ऊंचा बांध बताइए। ये है आपका भाखड़ा नागल बांध। भारत में सबसे ऊंचा, अब इसकी ऊंचाई बता दो। सबसे ऊंचा बांध है तो भाई ऊंचाई याद रखनी पड़ेगी, 226 मीटर इसकी ऊंचाई है। भाखड़ा नागल बांध 2 राज्यों में है, दोनों राज्यों के नाम लिख देती हूँ, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में फैला हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा भाग कहाँ फैला हुआ है इसका? पंजाब राज्य में। और भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर आपका भाखड़ा नागल बांध है, ठीक है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, अब हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण अनुच्छेद। 5 अनुच्छेद पढ़ाऊंगी। ये वाले जो अनुच्छेद हैं ये कल के हैं, ठीक है। रिवीजन करा रही हूँ, और जो भी भाई बहन क्लास नहीं ले पाए हैं वो पहले कल की क्लास ले लेना और इस क्लास में रिवीजन कर लेना। तो देख लो, अनुच्छेद 1 कहता है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, और अनुच्छेद 2 में अगर किसी भी संघ या राज्य का प्रवेश होगा, ठीक है, निर्माण वाली कंडीशन आपकी अनुच्छेद 3 में जाएगी, प्रवेश या स्थापना वाली कंडीशन आपकी अनुच्छेद 2 में आएगी। अनुच्छेद 3 में किसी भी राज्य की सीमा को बढ़ाना घटाना, ये अनुच्छेद 3 में है। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, राज्य सबके लिए एक समान कानून बनाएगा और सब पर एक समान कानून ही लागू होगा। रूल ऑफ लॉ, विधि के समान समानता, विधि का शासन, या हम इसमें बोल सकते हैं विधि का शासन। रूल ऑफ
लॉ। ये किसने दिया? रूल ऑफ लॉ किसने दिया? ये दिया डाइसी ने। लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 बताया राज्य, धर्म, जाति, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं करेगा। आई होप कल की क्लास का रिवीजन मैंने आपको करा दिया। अब हम पढ़ेंगे आज की क्लास के अनुच्छेद। जैसा कि साथियों अभी मैंने आपको कल के अनुच्छेद रिवाइज कराए थे, अब आप देख लीजिए आज के इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 ही कराऊंगी। जब पॉलिटी का सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें एक्सप्लेन करके बहुत अच्छी तरीके से कराऊंगी, एक्सप्लेन इसमें भी करूंगी, लेकिन इसमें हम जरूरी जो अनुच्छेद हैं उनको पढ़ेंगे। तो देख लो, अनुच्छेद 17 में बोलता है अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत पहले बहुत होती थी, दलित होते थे, उनको मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, तो ये सारी जो कंडीशन थी वो संविधान के तहत खत्म कर दी गई हैं। अस्पृश्यता का अंत हो चुका है आर्टिकल 17 के तहत। आर्टिकल 18 में है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। सुन लीजिए, जैसे जो भारत रत्न है, भारत रत्न 1954 से स्टार्ट हुआ, पहले इसको बंद कर दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारी उपाधियों का अंत किया जा रहा है। फिर भारत रत्न सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्ट किया कि इससे किसी की उपाधियों का अंत नहीं हो रहा है। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो, ये बिल्कुल सही है। भारत रत्न को पहले बंद किया गया था इस अनुच्छेद के तहत। आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत है। अपवाद में आपकी 2 कंडीशन आ जाती हैं, सेना और विद्या, पर ये आर्टिकल लागू नहीं होगा। समझ गए? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है, जो कि हम पढ़ चुके हैं 18 तक। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। अनुच्छेद 19 में देखिए, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? 19 के 1 में बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार है। चुप रहने का अधिकार भी 19 के 1 में। प्रेस की स्वतंत्रता भी 19 के 1 में। देख रहे हो ना? और विचार और अभिव्यक्ति हम किसी के सामने अपने व्यक्त कर सकते हैं, उसकी स्वतंत्रता भी हमको 19 का 1 देता है। अब आप देख लीजिए, शोषण के विरुद्ध अपराध अनुच्छेद 23 से 24 में है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, अनुच्छेद 23 और 24 क्या कहता है? शोषण के विरुद्ध अपराध। तो देख लो, 23 और 24 में शोषण ही है। 23 कह रहा है बेगार प्रथा, जो बेगार की प्रथा हैं, अगर कोई बेगार की प्रथा चला रहा है, फिजूल में चला रहा है, ऐसी प्रथाएं जिससे शोषण हो रहा है, तो अनुच्छेद 23 के तहत उस पर कार्रवाई की जाएगी। मानव अंगों की तस्करी पर रोक किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में। मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का निषेध भी अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 देखिए, खतरनाक स्थानों पर कार्य से रोक, जैसे बच्चों को लगा दिया जाता है कारखानों में, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ऐसी मशीनें कि मतलब खतरनाक हैं बच्चों के लिए, उनको कारखानों में लगाया जा रहा है, काम करवाया जा रहा है। आज भी हो रहा है ये सब कुछ, लेकिन बात ये है कि पुलिस तक और सरकार तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। चुपचाप गुम तरीके से ये सारे काम आज भी हो रहे हैं। ठीक है, खतरनाक स्थानों पर कार्य से रोक बच्चों के लिए है, और कारखानों आदि में बाल श्रम का निषेध भी है। ठीक है, ये आपका अनुच्छेद 24 कहता है। आज मैंने आपको अनुच्छेद 5 करा दिए हैं। 5 अनुच्छेद कल कराए थे, 5 अनुच्छेद आज करा दिए हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद।